Infection control and prevention. In the last video about this topic, infection control and prevention, we have discussed about all the definitions of this chapter. Now today we will discuss about what is infectious process, what is the chain of infection, how to break the chain of infection, and what is the nature of infection. So we'll start with the nature of infection. An infection is the invasion of a susceptible host by pathogens or microorganisms resulting in disease. तो इन्फेक्शन क्या होता है? इट इज़ द इन्वेजन ऑफ ससेप्टेबल होस्ट बाय पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिजल्टिंग इन डिजीज़. मतलब कि जो ससेप्टेबल होस्ट होते हैं उसमें जब पैथोजेंस या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घुस जाते हैं और वो मल्टीप्लाई होने लगते हैं और वो उस नंबर पे आ जाते हैं जिस नंबर पे वो टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करने लगते हैं, तब इन्फेक्शन होता है. देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कोलोनाइजेशन एंड इन्फेक्शन. Colonization is the presence and growth of microorganisms within a host but without tissue invasion or damage. Colonization में microorganisms बॉडी के अंदर होते हैं और वो ग्रो भी करते हैं, लेकिन टिश्यू को डैमेज नहीं करते, आसपास के टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते कोलोनाइजेशन में. पर इन्फेक्शन में क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर होते हैं और वो ग्रो करने के बाद जो नॉर्मल टिश्यू फंक्शन है उसको ऑल्टर करने लगते हैं और या फिर टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं. दैट इज़ इन्फेक्शन. सो देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कोलोनाइजेशन और इन्फेक्शन. कोलोनाइजेशन में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर जाते हैं बॉडी के और वो ग्रो भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन वो टिश्यूज़ को डैमेज नहीं करते. और इन्फेक्शन में वो ग्रो और मल्टीप्लाई करने के बाद टिश्यू का जो नॉर्मल फंक्शन होता है उसको ऑल्टर करते हैं या फिर उसको वो डैमेज करने लगते हैं. If an infectious disease can be transmitted directly from one person to another, it is termed as communicable disease. तो दो तरीके की डिजीज़ होती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़. कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जब इन्फेक्शन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो सकता है, दैट इज़ द कम्युनिकेबल डिजीज़. और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ वो होती है जब इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं हो सकता. फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स, ये सब क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, क्योंकि इनमें इन्फेक्शन एक दूसरे से इनमें जो है एक दूसरे से ट्रांसफ़र नहीं होती डिजीज़. पर कम्युनिकेबल डिजीज़ में एक दूसरे से डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है और ये इन्फेक्शियस होती है. If the pathogens multiply and cause clinical signs and symptoms, the infection is symptomatic. अब कभी कभी क्या होता है? इन्फेक्शन सिम्टोमेटिक होता है और कभी कभी इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक होता है. सिम्टोमेटिक का मतलब होता है कि जब इन्फेक्शन अपना जो साइन एंड सिम्टम्स है वो दिखाए किसी भी इंडिविजुअल में, तो तब हम बोलेंगे कि इन्फेक्शन है सिम्टोमेटिक. लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन जो है अपना साइन एंड सिम्टम्स नहीं दिखाता, पर वो बॉडी के अंदर होता है, एंड इन दैट केस इट इज़ एसिम्टोमेटिक. Chain of infection. The presence of pathogen does not mean that an infection will occur. तो ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि अगर कोई इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म या पैथोजन या माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी के अंदर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इन्फेक्शन होगा. इन्फेक्शन अकर्स इन अ साइकिल दैट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स. और इन्फेक्शन जो है एक साइकिल में होता है जो इन सारे एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है. सबसे पहले एन इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन, अ रिजर्वॉयर और अ सोर्स फॉर पैथोजन ग्रोथ, अ पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द रिजर्वॉयर, अ मोड ऑफ ट्रांसमिशन, अ पोर्टल ऑफ एंट्री टू अ होस्ट, अ ससेप्टेबल होस्ट. इन्फेक्शियस एजेंट और पैथोजन. Microorganisms include bacteria, viruses, fungi and protozoa. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में क्या क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं, वायरसेस आते हैं, फंगाई आते हैं और प्रोटोजोआ आते हैं. जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो माइक्रो मतलब सबसे छोटे
ऑर्गेनाइज्म, लिविंग ऑर्गेनाइज्म, जो सबसे छोटे लिविंग ऑर्गेनाइजम्स है जैसे कि बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई और प्रोटोजोआ. The potential for microorganisms or parasites to cause disease depends on the number of microorganisms present, their virulence or ability to produce this disease, their ability to enter and survive in the host, and the susceptibility of the host. तो माइक्रोऑर्गेनिज्म या फिर पैरासाइट डिजीज़ तभी कॉज करता है जब उनका नंबर ज़्यादा होता है बॉडी में. एक तो उनका नंबर ज़्यादा होता है बॉडी में, उनका वायरुलेंस या फिर एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़ अच्छा खासा होता है. दूसरा, देयर एबिलिटी टू एंटर एंड सर्वाइव इन द होस्ट, कि वो होस्ट में एंटर कर पाते हैं और सर्वाइव भी कर पाते हैं. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंटर करने में तो कामयाब होते हैं, लेकिन कभी कभी होस्ट की इम्यूनिटी इतनी अच्छी होती है कि वो अंदर सर्वाइव नहीं कर पाते. एंड ससेप्टिबिलिटी ऑफ द होस्ट, कि होस्ट कितना ससेप्टिबल है. ससेप्टिबल मतलब उसकी इम्यूनिटी कितनी अच्छी है, उसको कोई और बीमारी तो नहीं है. अगर कोई और बीमारी है तो हो सकता है कि वो जल्दी इस वायरस से या इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इफ़ेक्टेड होगा. तो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है डिजीज़ होना. एक तो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट, कितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में है, उनकी वायरुलेंस पावर, एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिजीज़, फिर उनका एंटर होना होस्ट में और सरवाइव करना होस्ट में, and the susceptibility of the host. Then reservoir क्या होता है? It is a place where microorganisms survive, multiply and await transfer to a susceptible host. तो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसे हम रिजर्वॉयर कहते हैं. कॉमन रिजर्वॉयर्स आर ह्यूमन, एनिमल्स, इंसेक्ट, फूड, वाटर एंड ऑर्गेनिक मैटर और इनएनिमेट सर्फेसेस. तो कॉमन रिजर्वॉयर कौन कौन से होते हैं? ह्यूमन मतलब कि हम, एनिमल्स, इंसेक्ट, फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फूड पे भी सर्वाइव करते हैं. और जैसे कि कभी कभी जो इसीलिए बोलते हैं कि वेंडर्स, जो स्ट्रीट वेंडर्स है, वहाँ से फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी वो लोग फूड को बहुत देर तक रख देते हैं और फूड थोड़ा सा ख़राब होने लगता है और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होने लगती है. वाटर, अगर वाटर इम्प्योर हो तो अगेन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे भी सर्वाइव करेंगे. टाइफाइड जैसी बीमारी फूड, कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होती है. जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं फूड और वाटर में, तब टाइफाइड होता है. देन ऑर्गेनिक मैटर जैसे कि बायोलॉजिकल वेस्ट हो गया या फिर किचन वेस्ट हो गया या फिर काउ डंग वगैरह, यहाँ पर क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा होते हैं. और इनएनिमेट सर्फेसेस जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोरोना वायरस कैन सर्वाइव ऑन आयरन, ऑन स्टील, ऑन प्लास्टिक्स. तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनएनिमेट सर्फेसेस है. फ्रीक्वेंट रिजर्वॉयर फॉर हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन. अब हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शंस के लिए जो रिजर्वॉयर होते हैं वो क्या क्या होते हैं? हेल्थ केयर वर्कर्स, कभी कभी हेल्थ केयर वर्कर्स खुद एक रिजर्वॉयर होते हैं. जैसे कि नर्सेज या डॉक्टर्स जब बीमार पड़ जाते हैं तो उनके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो वो खुद एक रिजर्वॉयर है. वो दूसरे में ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है या जो डिजीज़ है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं. स्पेशली देयर हैंड्स, पेशेंट्स, इक्विपमेंट्स एंड द एनवायरनमेंट. तो हेल्थ केयर वर्कर्स के हैंड, सबसे ज़्यादा हैंड से ही उनके अंदर बीमारी पहुंचती है. इसीलिए कहा जाता है कि हमें लगातार हैंड वॉशिंग करनी है. पेशेंट को टच करने से पहले, पेशेंट को टच करने के बाद भी हमें हैंड वॉश करना है. पेशेंट्स भी रिजर्वॉयर होते हैं बिकॉज वो बीमारी को लेकर आए हैं हॉस्पिटल में.
इक्विपमेंट्स जो हम पेशेंट्स के ऊपर यूज़ करते हैं या फिर जो पेशेंट्स के जो आसपास जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो सारे एक रिजर्वॉयर होते हैं, क्योंकि हो सकता है उन इक्विपमेंट्स पे पेशेंट के ब्लड बॉडी फ्लूइड्स लगे हों, जैसे कि ब्लड हो गया या फिर सलाइवा हो गया, तो वो इक्विपमेंट्स आर द रिजर्वॉयर फॉर इन्फेक्शन एंड द एनवायरनमेंट। कभी कभी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कुछ एयरबोर्न माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर कोई ड्रॉपलेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जिनसे होता है। To thrive, organisms require a proper environment, including appropriate food, oxygen, water, temperature, pH and light. तो organisms तभी survive कर पाते हैं तब जब उनको एक proper environment मिले, जैसे कि proper food। और हर किसी को, हर living being को food की ज़रूरत है, nourishment की ज़रूरत है। तो जब ऑर्गेनिजम्स को प्रॉपर फूड मिलेगा या प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं और कुछ एनारोबिक होते हैं। एरोबिक वाले उनको अच्छा खासा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है टू सर्वाइव, बट एनारोबिक वाले कम ऑक्सीजन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। वाटर, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म मॉइस्चर में पैदा होते हैं और वो मॉइस्चर में ही मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो बॉडी में वहाँ ग्रो होते हैं जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है। टेम्परेचर, कुछ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा लो टेम्परेचर में सर्वाइव नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम फूड को ज़्यादा देर तक रखना चाहते हैं तो हम उसे रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, फूड की जो फूड का जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है और वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव नहीं कर पाते। और या तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं या फिर हम उसको बार बार गर्म करते हैं, क्योंकि गर्म करने से भी क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ज़्यादा हाई टेम्परेचर में नहीं सर्वाइव कर पाते और कुछ ज़्यादा लो में नहीं कर पाते। पीएच भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एसिडिक कंडीशंस में सर्वाइव करेंगे, कुछ बेसिक में सर्वाइव करेंगे, कुछ नॉर्मल पीएच में सर्वाइव करेंगे। तो हर ऑर्गेनिजम्स का अलग अलग पीएच होता है। इसके अलावा लाइट, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सनलाइट में नहीं सर्वाइव कर पाते। फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर पाता। और इसके अलावा स्केबीज़ का जो बैक्टीरिया होता है वो भी सनलाइट में सर्वाइव नहीं कर पाता। स्केबीज़ ऐसा इन्फेक्शन है जिसमें पेशेंट को बहुत ज़्यादा खुजली होती है, ये स्किन का इन्फेक्शन है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सनलाइट में नहीं सर्वाइव कर पाते। तो स्केबीज़ वाले पेशेंट होने दो या ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट होने दो, ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट को हम बोलते हैं कि सनलाइट में जाए, और जो स्केबीज़ वाले पेशेंट होते हैं उनके जो क्लोथ्स वगैरह होते हैं उन्हें हम बोलते हैं कि अच्छे से वार्म वाटर में वॉश करने के बाद उन्हें सनलाइट में सुखाए, क्योंकि सनलाइट में ये जो ऑर्गेनिज्म है वो मर जाता है। देन पोर्टल ऑफ एग्जिट, अब जो रिजर्वॉयर है वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जिट होना ज़रूरी है, तभी वो दूसरे किसी होस्ट में एंटर हो सकता है। तो आफ्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइंड अ साइट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई, दे नीड टू फाइंड अ पोर्टल ऑफ एग्जिट इफ दे आर टू एंटर अनदर होस्ट एंड कॉज अ डिजीज। Portal of exit या port of exit include sites such as blood, skin, mucous membrane, respiratory tract, genitourinary tract, gastrointestinal tract and transplacental। तो कौन कौन से पोर्टल ऑफ एग्जिट होते हैं? पोर्टल ऑफ एग्जिट होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, स्किन हो गई, म्यूकस मेम्ब्रेन हो गया, रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक या फिर ट्रांसप्लासेंटल। ट्रांसप्लासेंटल का मतलब होता है कुछ कुछ डिजीज़ कंडीशन मदर से फीटस में चली जाती है थ्रू प्लासेंटा। डायरेक्ट प्लासेंटा के थ्रू कुछ डिजीज़ कंडीशन मदर से फीटस में चली जाती है, तो दैट इज़ द ट्रांसप्लासेंटल मोड।
देन स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन जैसे कि कभी स्किन is considered as a portal of exit because any break in the integrity of the skin and mucous membrane allows pathogen to exit the body. This may be exhibited by a creation of purulent discharge or drainage. The presence of purulent drainage is a potential port of exit. तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ, स्किन का इन्फेक्शन, और उस इन्फेक्शन पे पस फॉर्मेशन होने लगा. पस फॉर्मेशन की वजह से जब वो पस निकलेगा और निकलने के बाद जहाँ जहाँ पस में हमेशा बैक्टीरियाज होते हैं. अगर किसी को स्किन में कट लगा है या किसी को स्किन का इन्फेक्शन हुआ है और वूंड हुआ है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ वूंड ऑन द स्किन, और उस वूंड में इन्फेक्शन होने लगा, तो वहाँ पे क्या होगा, पस फॉर्मेशन होने लगेगा, पस जमा होने लगेगा. और पस जब वो फट के पस बाहर आएगा और किसी और के हाथ पे लगेगा या किसी जगह पे लगेगा और वहाँ उस जगह पे किसी और का हाथ लगता है, इनडायरेक्ट कांटेक्ट होता है या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो उससे क्या होगा, डिजीज़ स्प्रेड होगी या ट्रांसमिट होगी. एंड दिस इज़ द पोर्टल ऑफ एग्जिट फ्रॉम द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन. पस के थ्रू बैक्टीरिया स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से निकलकर किसी और में ट्रांसमिट हो रहे हैं. रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जैसे कि जब हम खांसते हैं या बोलते हैं या स्नीज़ करते हैं तो बहुत सारे बैक्टीरियाज, अगर किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो उनके खांसने से या बोलने से या उनके स्नीज़ करने से बहुत सारे बैक्टीरियाज उनके सलाइवा के साथ मिक्स होकर आसपास के एनवायरनमेंट में आ जाएंगे. सो दिस इज़ द पोर्टल ऑफ एग्जिट थ्रू द रेस्पिरेटरी ट्रैक. देन यूरिनरी ट्रैक में अगर किसी को यूटीआई है, यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिट होते हैं थ्रू यूरिनेशन, यूरिन के थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिट होते हैं. देन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जैसे कि किसी को इन्फेक्शन है इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो कभी कभी उसका जो पेशेंट का जो स्टूल होगा, उस स्टूल में स्टूल के थ्रू बैक्टीरियाज एग्जिट करेंगे, या फिर सर्जिकल वुंड के थ्रू बैक्टीरियाज एग्जिट करेंगे, या फिर जब हम ऑपरेशन के बाद ड्रेनेज ट्यूब्स लगाते हैं उन ट्यूब्स के थ्रू बैक्टीरियाज जो है एग्जिट करेंगे बॉडी से. या फिर mouth also comes in the gastrointestinal tract and mouth contains many bacterias, और पेशेंट के सलाइवा के साथ भी कुछ बैक्टीरियाज एग्जिट कर सकते हैं. रिप्रोडक्टिव ट्रैक में organisms such as Neisseria gonorrhoeae. Neisseria gonorrhoeae is an organism which causes gonorrhea. Gonorrhea is a sexually transmitted disease. या फिर HIV भी क्या है, सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है. तो रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिट कर सकते हैं. देन ब्लड तो वैसे तो स्टेराइल होता है ब्लड, लेकिन अगर किसी को कोई बीमारी है जैसे कि हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी या फिर HIV या फिर ब्लड बोन इन्फेक्शन है, ब्लड में इन्फेक्शन है, तो उसके ब्लड से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्प्रेड हो सकते हैं किसी और होस्ट में. मोड ऑफ ट्रांसमिशन, तो ये बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसमिशन होते हैं जैसे कि कॉन्टैक्ट में आता है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट का मतलब होता है पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, जब हम हाथ मिलाते हैं या पर्सन को टच करते हैं या फिर उसके बॉडी फ्लूइड्स को टच करते हैं, फॉर एग्जांपल उसके फीसिस को, वॉमिटिस को, सलाइवा को या फिर उसके ब्लड को टच करते हैं, दैट इज़ द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. इस डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से इन्फेक्शन एक दूसरे में जाता है. देन
इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट मतलब पेशेंट की कोई भी चीज़ को टच करते हैं जो पेशेंट ने यूज़ करी है, जैसे कि उसके ग्लासेस होने दो या कोई भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होने दो। पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है या फिर पेशेंट का माउथ में अल्सर्स है, ओरल अल्सर्स है पेशेंट को, या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है और पेशेंट ने किसी ग्लास में से पानी पिया और उसी ग्लास में से बिना उसको धोए हम भी पानी पी लेते हैं तो हम में वो इन्फेक्शन हो जाएगा। सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में कुछ पार्टिकल्स कफ, स्नीजिंग या टॉकिंग के थ्रू जो सलाइवा से मिलकर ये पार्टिकल्स एनवायरनमेंट में आ जाते हैं और फिर ये किसी और को पास ऑन हो सकते हैं। एयरबोन इन्फेक्शन, अब कुछ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एयरबोन होते हैं। एयरबोन का मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स हवा में सरवाइव कर सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ एयरबोन, मतलब वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक से एग्जिट होते हैं, एग्जिट होने के बाद वो हवा में सरवाइव कर सकते हैं। दिस इज़ द एयरबोन इन्फेक्शन। जैसे कि चिकन पॉक्स इन्फेक्शन होता है वो भी एयरबोर्न इन्फेक्शन है बिकॉज इट कैन सर्वाइव इन द एयर। व्हीकल्स जैसे कि कंटामिनेटेड आइटम्स, वाटर, ड्रग्स, सोल्यूशन, ब्लड, फूड, ये सारे क्या है, व्हीकल्स है। और वेक्टर्स जैसे कि मॉस्किटोज, फ्ली, लाउस, ये सब वेक्टर्स हैं। मॉस्किटोज़ जैसे कि डेंगी के जो मॉस्किटोज़ होते हैं वो डेंगी का वायरस एक ह्यूमन बीइंग से दूसरे ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट करते हैं। सो दिस इज़ अ वेक्टर बोर्न डिजीज़। फिर व्हीकल्स में फॉर एग्जांपल फूड हो गया, अगर फूड ख़राब हो जाए और वही फूड हम खा लें तो उसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। तो दिस इज़ अ व्हीकल which transmit the infection. Portal of entry, अब पोर्टल ऑफ एंट्री में द ऑर्गेनिजम्स एग्जिट तो हो गया है बॉडी से, रिजर्वॉयर की बॉडी से ऑर्गेनिज्म एग्जिट हो गया है। नाउ इट शुड हैव अ प्रॉपर एंट्री इनटू अनदर होस्ट। अब वो एंट्री कैसे हो सकती है, फॉर एग्जांपल कि किसी के ब्लड से ऑर्गेनिजम्स एग्जिट हो चुके हैं, अब वही ब्लड को हम टच करें और हमारी स्किन में एक कट हो। हर बार टच करने पर ज़रूरी नहीं है कि इन्फेक्शन एंटर होगा। अगर हमारी स्किन में कट होता है तो या फिर ब्लड हमारी स्किन पे लगा और हमने उसी हाथ को बिना धोए अपनी आँखों पे लगा लिया या फिर उस हाथ से हमने खा लिया तो ऑर्गेनिजम्स एंटर होंगे। ये सारी चीज़ें होती है जब ही वो एंटर होंगे। या तो ऑर्गेनिजम्स तब एंटर होंगे या जब स्किन में कट होगा, या तो उसी हाथ से बिना धोए हम खा लेंगे, या फिर उस हाथ को हम आँखों पे लगा लेंगे, या फिर नाक में लगा लेंगे, तो तब ऑर्गेनिजम्स एंटर होंगे बॉडी में। सो दिस इज़ द पोर्टल ऑफ एंट्री। Factors such as depressed immune system that reduce body defense enhances the chance of pathogens entering the body. तो depressed immune system, अगर किसी का इम्यून सिस्टम डिप्रेस है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को स्मोकिंग करने की हैबिट है और उसका नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को बहुत लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इलनेस है। लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी इलनेस में क्या होगा, फिर उसका जो इम्यूनिटी लेवल है वो कम हो जाएगा और उस होस्ट में इजीली जो दूसरे रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस है वो इजीली हो सकते हैं। Susceptible host. Susceptibility to an infection agent depends on the individual's degree of resistance to pathogen. तो कितना एक इंडिविजुअल रेसिस्ट कर सकता है पैथोजन को, पैथोजन्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितना एक इंडिविजुअल लड़ सकता है। अगर वो अच्छे से लड़ सकता है तो फिर उसमें डिजीज़ नहीं होगी, और
अगर वो अच्छे से नहीं लड़ पाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर हो गए और जो होस्ट है वो नहीं लड़ पाएगा तो उसको डिजीज़ हो जाएगी. Although everyone is constantly in contact with a large number of microorganisms, an infection does not develop until an individual becomes susceptible to the strength and the number of microorganisms. तो हम सब ही बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आते हैं रोज़ाना. हमारे आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. स्पेशली जो नर्सेज होते हैं या जो डॉक्टर्स होते हैं उनके आसपास बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं. वो रोज़ाना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कांटेक्ट में आते हैं, पर ज़रूरी नहीं है कि उनको सभी से इन्फेक्शन हो. इन्फेक्शन तब होता है जब उनकी इम्यूनिटी लो होती है या उनकी पावर लड़ने की जो रेसिस्टेंस होती है अगेंस्ट दी पैथोजेंस, जो पावर होती है उनकी पैथोजन से लड़ने की, वो अगर कम हो और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में बहुत ज़्यादा नंबर में बढ़ जाए और उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाए तो तब इन्फेक्शन होता है. अ पर्सन्स नेचुरल डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन एंड सर्टेन रिस्क फैक्टर्स, एग्जाम्पल एज, न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज, ट्रॉमा एंड स्मोकिंग अफेक्ट ससेप्टिबिलिटी. तो पेशेंट का नेचुरल डिफेंसेस अगेंस्ट इन्फेक्शन जैसे कि एज के साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होने लगता है. या तो कम एज में वीक होगा या फिर बच्चों में इम्यून सिस्टम जो है हमारी इम्यूनिटी जो है वीक होती है और बड़ों में हमारी इम्यूनिटी वीक होती है. बड़े जैसे कि 50 या 60 एंड अबव जो लोग होते हैं उनमें इम्यूनिटी वीक होती है और बच्चे जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें इम्यूनिटी वीक होती है. न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो लोग सही से खाना नहीं खाते, जिनका न्यूट्रिशनल स्टेटस सही नहीं है, जो प्रॉपर डाइट नहीं लेते, उनमें इम्यूनिटी वीक होती है और उनमें इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है. प्रेजेंस ऑफ क्रॉनिक डिजीज़, क्रॉनिक डिजीज़ अगर कोई, जैसे मैंने अभी आपको बताया, किसी को रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, तो उनको ज़्यादा एहतियात रखना है आज के दिनों में क्योंकि कोरोना वायरस फैल रहा है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल COPD है, ये एक तरीके की क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है जो आप सेकेंड ईयर में पढ़ोगे. तो अगर किसी को ये डिज़ीज़ है तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना है. फिर ट्रॉमा में स्किन जो है कट जाती है, स्किन खुल जाती है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईजीली एंटर कर सकते हैं. स्मोकिंग, जो लोग स्मोक करते हैं उनमें ज़्यादा ईजीली ये डिजीज़ हो सकती है. सो दिस इज़ द चेन ऑफ इन्फेक्शन. ये एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट, जर्म्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट, और ये रिजर्वॉयर में रहते हैं और फिर इनका पोर्टल ऑफ एग्जिट होना ज़रूरी है. पोर्टल ऑफ एग्जिट जैसे कि वॉमिट से पोर्टल ऑफ एग्जिट होंगे, या सलाइवा से, कट्स इन द स्किन, ब्लड से, या फिर ड्यूरिंग डाइपरिंग भी ऐसा होता है कि जब हम हॉस्पिटल्स में पेशेंट का डाइपर चेंज करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि ग्लव्स फट जाते हैं क्योंकि डाइपर में वो स्टिकी एलिमेंट होता है और वो स्टिकी एलिमेंट से खिंचकर ग्लव्स फट जाते हैं. तो बहुत बार ऐसा होता है कि उसके थ्रू भी स्टूल्स या कोई भी चीज़ डाइपर में जो होती है वो हमारे हाथ पे लग जाए और हाथ से फिर इन्फेक्शन हो जाए. टॉयलेटिंग या स्टूल, देन जर्म्स गेट्स अराउंड. मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है? कॉन्टैक्ट से, आइदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ड्रॉपलेट से या फिर एयरबोन से. देन हाउ जर्म्स गेट इन, पोर्टल ऑफ एंट्री, माउथ, कट्स इन द स्किन, आइज. ससेप्टेबल होस्ट कौन कौन से होते हैं? बेबीज, चिल्ड्रेन, एल्डरली, क्योंकि इनका इम्यूनिटी लो होता है. पीपल विद द वीकेंड इम्यून सिस्टम, जिनको पहले से कोई बीमारी है. अनइम्यूनाइज्ड पीपल और एनीवन. अनइम्यूनाइज्ड पीपल मतलब अनवैक्सीनेटेड पीपल. अगर किसी को वैक्सीनेशन नहीं लगा है, जैसे कि BCG नहीं लगा है, BCG हम लगाते हैं ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट, तो अगर किसी को BCG नहीं लगा है या कोई और हेपेटाइटिस का वैक्सीनेशन नहीं लगा है तो उनमें ये बीमारी ज़्यादा जल्दी हो सकती है.
देन ब्रेकिंग द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक नर्स की या एक हेल्थ केयर वर्कर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट वी नीड टू ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। और वो चेन ऑफ इन्फेक्शन हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कैसे स्प्रेड होते हैं, कौन कौन सी डिजीज़ कंडीशन उनसे हो सकती है, फिर उनके साइन एंड सिम्टम्स कैसे होते हैं, तो वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अभी हमने काफ़ी ऑर्गेनिजम्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं, हमने उनको स्टडी कर लिया है और स्टडी करने के बाद उनके अगेंस्ट मेडिकेशन बना लिया है। लेकिन अभी जो रिसेंटली जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया है, जैसे कि ये कोरोना वायरस आया है, ये कोरोना वायरस तो पहले से था, लेकिन दिस स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस इज़ न्यू। दिस इज़ अ न्यू स्ट्रेन ऑफ कोरोना वायरस। इसके अगेंस्ट कोई वैक्सीनेशन नहीं है, कोई प्रॉपर मेडिकेशन नहीं है। तो मेडिकेशन है पर it is not a proper medication. We are using the same medication which is used for the malaria patient, hydroxychloroquine. So we need to identify the organisms, only then we can break the chain of infection. Then reservoir, जो reservoir होता है उनको हमें एकदम से ट्रीट करना है। जैसे कि जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें हमें जल्दी से ट्रीट करना है, स्टाफ को इम्यूनाइज करना है ताकि स्टाफ में इन्फेक्शन ना हो जाए। जैसे कि हम जब क्लिनिकल्स में जाते हैं उससे पहले हमें हेपेटाइटिस बी का वैक्सीनेशन लगता है। हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन ज़रूरी होता है क्योंकि पता नहीं होता किसको हेपेटाइटिस हो, और हेपेटाइटिस ट्रांसमिट हो सकता है थ्रू ब्लड, तो इसीलिए हम स्टाफ को इम्यूनाइज कर देते हैं। क्लीनिंग एंड डिसइंफेक्टिंग, तो आसपास के जो एरियाज़ है पेशेंट के उसको क्लीन करते हैं, डिसइंफेक्ट करते हैं ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। देन पोर्टल ऑफ एग्जिट में पीपीई, हैंड वॉशिंग, वेस्ट डिस्पोजल। तो पीपीई का इस्तेमाल करना, पीपीई क्या है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जैसे कि गाउन्स हो गए, मास्क हो गए, हेयर कैप्स हो गई, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना वाइल टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट। देन हैंड वॉश करना, आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ पेशेंट वी नीड टू वॉश हैंड्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट होना चाहिए। इसीलिए हम आपको बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाते हैं ताकि आपको पता रहे कि कौन सा वेस्ट कौन से बैग में डलना चाहिए। अगर हम वेस्ट को एक साथ मिला देंगे तो उनको फिर सेपरेट करना भी मुश्किल होता है और सारे वेस्ट इन्फेक्टेड हो जाते हैं। मेथड ऑफ ट्रांसफ़र में मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हम ये देख सकते हैं कि आइसोलेशन करें, पेशेंट को आइसोलेट करते हैं अर्ली स्टेज में। जब हमें पता चल गया कि इसको रेस्पिरेटरी डिजीज़ है तो उसको आइसोलेट करते हैं। फूड हैंडलिंग, फूड को सही से हैंडल करें ताकि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक इन्फेक्शन ना हो। हैंड वॉशिंग करें ताकि इन्फेक्शन एक दूसरे से स्प्रेड ना हो थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। प्लेस ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री में हम वुंड केयर दे सकते हैं पेशेंट को ताकि उसके वुंड में से इन्फेक्शन अंदर ना जाए। कैथेटर केयर दे सकते हैं, कैथेटर को का केयर देंगे तो इन्फेक्शन अंदर नहीं जाएगा। एसेप्टिक प्रोसीजर्स अपना सकते हैं। देन ससेप्टेबल होस्ट की जो अंडरलाइंग डिजीज़ है उससे पहली जो उसको डिजीज़ कंडीशन है उस कंडीशन को ट्रीट करना, और फिर आइडेंटिफाई एट रिस्क रेजिडेंट्स, आइडेंटिफाई करना कौन कौन से पेशेंट्स हो सकते हैं हु आर एट द रिस्क ऑफ अ पर्टिकुलर डिजीज़। So in this way we need to break the chain of infection. Now the infectious process. Now what is the infectious process? It is vital in preventing infection. तो अब हमें पता चल गया कि
चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, तो ये भी ज़रूरी है कि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट करें. व्हेन द पेशेंट एक्वायर्स एन इन्फेक्शन, observe for sign and symptoms of infection and take appropriate actions to prevent its spread. Infection follow a progressive course. तो हर इन्फेक्शन में एक कोर्स होता है, अलग अलग पीरियड होते हैं. क्या कौन कौन से पीरियड होते हैं एक इन्फेक्शन के? जैसे कि पहले आता है इंक्यूबेशन पीरियड. सबसे पहले होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जो कि कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का होता है. इंटरवल बिटवीन द एंट्रेंस ऑफ पैथोजन इनटू द बॉडी एंड द अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम. तो पैथोजन का एंटर होने में बॉडी में और उसका फर्स्ट सिम्टम शो होने में, इसके बीच का जो पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. इंक्यूबेशन पीरियड जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो कोरोना वायरस से कांटेक्ट में आ चुके हैं जो लोग, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी की बिल्डिंग में कोरोना वायरस हुआ है, अब उस बिल्डिंग के सारे ही लोगों को आइसोलेट कर देते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 14 डेज़. क्यों आइसोलेट करते हैं 14 डेज़ के लिए? बिकॉज कोरोना वायरस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 14 डेज़ है. अगर वो इंसान को कोरोना वायरस हुआ भी होगा तो वो 14 डेज़ के अंदर अंदर अपना सिम्टम्स दिखा देगा, और 14 डेज़ बाद हमें पता चल जाएगा कि इस इंडिविजुअल को इन्फेक्शन है. तो पूरी बिल्डिंग को सील कर देते हैं और पूरे जितने भी लोग हैं बिल्डिंग में उन सबको आइसोलेट कर देते हैं, ताकि 14 दिन बाद हमें पता चल जाए कि इनमें से किसको इन्फेक्शन है. अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, पेशेंट को आइसोलेट नहीं करेंगे 14 दिन तक, तो वो यही वायरस को कहीं और फैलाता जाएगा. तो इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड में ही हम आइसोलेट कर देते हैं. प्रोडोमल स्टेज. प्रोडोमल स्टेज कौन सी स्टेज होती है? इंटरवल फ्रॉम ऑनसेट ऑफ नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स टू अ मोर स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स. तो नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि फीवर होना, थकान होनी, ये क्या है? नॉन स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है. ये तो हर ही डिजीज़ कंडीशन में होते हैं, तो इनसे ये नहीं पता चलता कि कौन सी एग्जैक्टली कौन सी डिजीज़ कंडीशन है, जब तक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स नहीं शो करने लगता इन पेशेंट. तो उसको हम प्रोडोमल स्टेज बोलते हैं. It is a period between the non-specific sign and symptoms to a more specific sign and symptoms. तो more specific कौन कौन से हुए? जैसे कि sneezing होना, कफ होना, रनिंग नोज होना, ये सारे मोर स्पेसिफिक है. ये बताते हैं कि हाँ पेशेंट को रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है. लेकिन फीवर तो हर एक इन्फेक्शन में होता है, चाहे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक हो, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक हो, या फिर ब्लड बोन इन्फेक्शन हो. कोई भी इन्फेक्शन होने दो, फीवर होता है. इलनेस स्टेज. इलनेस स्टेज इंटरवल व्हेन पेशेंट मैनिफेस्ट साइन एंड सिम्टम्स स्पेसिफिक टू अ टाइप ऑफ इन्फेक्शन. तो जब एक स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स दिखने लगते हैं तो तब हम जो स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं इलनेस स्टेज. फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेप थ्रोट इज मैनिफेस्टेड बाय सोर थ्रोट, पेन एंड स्वेलिंग. तो स्ट्रेप थ्रोट इज़ बेसिकली जो थ्रोट का इन्फेक्शन होता है. जब इन्फेक्शन होने के बाद थ्रोट में पेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगते हैं, तो ये क्या है? स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स है. ये बताता है कि थ्रोट इन्फेक्शन है पेशेंट को. तब हमें पता चलता है कि पेशेंट इज़ अंडर अ इलनेस स्टेज. convulsions, interval when acute symptoms of an infection disappear. तो ये एक पीरियड होता है जब सिम्टम्स डिसअपियर हो जाते हैं, पेशेंट के जो सिम्टम्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन पेशेंट जो है डिजीज़ को स्प्रेड कर सकता है, इस पीरियड में भी डिजीज़ को स्प्रेड कर सकता है. सो दिस इज़ द कन्वल्सेंस पीरियड, जब इन्फेक्शन के जो सिम्टम्स होते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन तब भी पेशेंट जो है डिजीज़ को स्प्रेड कर सकता है.
इफ़ एन इन्फेक्शन इज़ लोकलाइज, अब दो तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, एक तो होता है लोकलाइज इन्फेक्शन और दूसरा होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन। लोकलाइज इन्फेक्शन जब होता है जब किसी एरिया पर इन्फेक्शन हो, एक पर्टिकुलर एरिया पे इन्फेक्शन हो, दैट पेशेंट एक्सपीरियंसेस लोकलाइज सिम्टम्स सच एज पेन, टेंडरनेस एंड रेडनेस एट द वुंड साइट। अगर वुंड में इन्फेक्शन होगा तो वहाँ पे टेंडरनेस होगा, पेन होगा, पस फॉर्मेशन होगा, दैट इज़ द लोकलाइज इन्फेक्शन। लेकिन अगर इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल गया है और वो, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। तो इसके लिए हमें वुंड लोकलाइज इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे अप्रोप्रिएट PPE, हैंड हाइजीन व्हेन असेसिंग द वुंड। An infection that affects the entire body instead of just a single organ or a part is systemic and can become fatal if undetected and untreated। तो इन्फेक्शन जब पूरी बॉडी में फैल जाता है, पूरी ऑर्गन्स में फैल जाता है, तब हम उसको बोलते हैं सिस्टमिक इन्फेक्शन। विल कंटिन्यू विद दिस टॉपिक इन द अदर वीडियो।